चलिए हम लोग इसके बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर रहे थे। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर रहे थे तो एक एप्लीकेशन करेंगे आज गॉस लॉ का। सबसे पहले तो गॉस लॉ एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, क्लोज्ड है, बैलून टाइप का सरफेस है, और उसके अंदर सपोज करिए यहाँ पे 4 कूलम्ब का चार्ज है और यहाँ पे 3 कूलम्ब का चार्ज है। पूछा गया कि इस सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इस सरफेस के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया तो गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर अगर आपको निकालना है तो दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस सरफेस के अंदर चार्ज है 4 कूलम्ब और 3 कूलम्ब, यानी कि टोटल चार्ज है 7 कूलम्ब। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस हो गया दिस इज 7 कूलम्ब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हो गया गॉस लॉ की मदद से। तो गॉस लॉ हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, यानी कोई बैलून टाइप का सरफेस हो, कोई क्यूबॉइडल सरफेस हो, कोई क्यूबिकल सरफेस हो, या कोई भी सरफेस हो जो क्लोज्ड हो, और उसके ऊपर यदि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना हो तो हम गॉस लॉ की मदद से बता सकते हैं। और इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर होता है चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखिए कि गॉस लॉ की मदद से मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ का बेनिफिट क्या है, गॉस लॉ का एडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है कि गॉस लॉ को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है, यूजिंग गॉस लॉ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए चार्ज कैपिटल Q is uniformly distributed. A charge capital Q is uniformly distributed in a spherical volume of radius capital R. In a spherical volume of radius capital R, find electric field due to this charged volume at a distance small r, from its center, inside it, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फेरिकल वॉल्यूम। एक वॉल्यूम है जो स्फेरिकल है। तो मान लीजिए कि ये स्फेरिकल वॉल्यूम हो गया, जैसे न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस किस प्रकार का वॉल्यूम होता है? न्यूक्लियस इज स्फेरिकल वॉल्यूम, और पूरे न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो चार्ज जो होता है पूरे वॉल्यूम में होता है। तो ए चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो ये स्फेरिकल वॉल्यूम है, और इस स्फेरिकल वॉल्यूम का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम इज कैपिटल R, और इसके अंदर पूरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रोटॉन्स पूरे न्यूक्लियर वॉल्यूम में होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इनसाइड द वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैंने चार्ज को दिखा दिया, पूरे वॉल्यूम में चार्ज को मैंने दिखा दिया कि चार्ज जो है वो कैपिटल Q है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है? अब ये चार्ज जब पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज वॉल्यूम एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर इनसाइड इट। इसके सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पर, यहाँ से स्मॉल r के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है,
अंदर जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज्ड वॉल्यूम, ये जो चार्ज्ड वॉल्यूम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, आर के डिस्टेंस पर बताइए, इसके अंदर बताइए। तो यहाँ से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पॉइंट हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको गॉस लॉ से बताना है, यूजिंग गॉस लॉ अगर हमको बताना है, तो हम वहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम वहाँ से एक क्लोज सरफेस खींचेंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है और हम गॉस लॉ को यूज़ करके बताना चाहते हैं, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है वहाँ से पहले हम एक क्लोज सरफेस खींचते हैं। तो यहाँ से हम एक क्लोज सरफेस खींचेंगे। तो क्लोज सरफेस कैसे खींचेंगे, तो ओ को सेंटर मान के, स्मॉल आर को रेडियस मान के यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस खींचा जाएगा। दिस स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो एक स्फेरिकल सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसको सेंटर मान लिया गया, स्मॉल आर को रेडियस मान लिया गया और इसको सेंटर मान के और स्मॉल आर को रेडियस मान के यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस खींचा गया। दिस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब जब गॉसियन सरफेस खींच लिया गया तो अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स दो तरीके से निकालेंगे, एक बार लॉ से फ्लक्स निकालेंगे और एक बार डेफिनेशन से फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस सरफेस बाय टू मेथड्स, एक बार लॉ से कैलकुलेट करेंगे और एक बार डेफिनेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर लॉ से कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स बाय लॉ, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस पर लॉ से फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो यह जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज है वो ये वाला चार्ज है, मतलब इस सरफेस के अंदर ये चार्ज है, ये वाला चार्ज बाहर है, ये वाला चार्ज बाहर है और ये चार्ज अंदर है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो मुझे इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये वाला चार्ज चाहिए, ठीक है। तो मुझे कौन सा चार्ज चाहिए, मुझे ये वाला चार्ज चाहिए, ये चार्ज जो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इस चार्ज को कैसे निकालेंगे, तो चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, क्यू चार्ज है और ये पूरे वॉल्यूम में है। तो सबसे पहले उस चार्ज को निकालने के लिए आप निकालिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बताइए कितना चार्ज है, तो चार्ज है कैपिटल क्यू बाई कितने वॉल्यूम में है, तो ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो कैपिटल आर रेडियस के स्फेरिकल वॉल्यूम में है। तो चार्ज है कैपिटल क्यू और वॉल्यूम कितना है, तो रेडियस कैपिटल आर, तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो चार्ज क्यू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 3 ऊपर गया तो दिस इज 3Q डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। ये निकल गया आपका कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। हम जान गए कि ये जो स्फेरिकल वॉल्यूम है इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मान है 3Q/4 पाई आर क्यूब, मतलब इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो 3Q/4 पाई आर क्यूब है, यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है। तो बताइए कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा। अब सोचिए कि रो बराबर होता है चार्ज बाई वॉल्यूम, रो बराबर चार्ज बाई वॉल्यूम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज बराबर कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम। इसको रो बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चार्ज बराबर रो इंटू वॉल्यूम। तो अब इसमें कितना चार्ज होगा, तो देयरफॉर चार्ज इनसाइड कितना होगा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो चार्ज इनसाइड बराबर, चार्ज बराबर कितना होता है, रो इंटू वॉल्यूम। तो रो इंटू वॉल्यूम, तो रो के जगह पर 3Q/4 पाई आर क्यूब और इंटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कितना है, तो ये वॉल्यूम स्मॉल आर रेडियस का है, तो दिस वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज़ QR क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये निकल गया कि कितना चार्ज इसके अंदर है, ठीक है। इसके अंदर हम चार्ज जान गए कितना है। इसको ऐसे निकाल सकते हैं, या एक दूसरा मेथड हो सकता है, एक सिंपल मेथड ये हो सकता है कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये पूरा जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है और उसमें चार्ज कितना है, Q है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में Q चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में Q/4/3 पाई आर क्यूब चार्ज होगा, यानी कि 3Q/4 पाई आर क्यूब चार्ज होगा यूनिट वॉल्यूम में। तो ये वॉल्यूम कितना है, तो ये वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब।
तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना है 3q/4 पाई आर क्यूब, तो इतना वॉल्यूम में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4 पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, दिस इज़ क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वही चीज़ आ गया, जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो q/4/3 पाई आर क्यूब इतना चार्ज होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो यूनिट में इतना है, तो इतना में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चार्ज निकल जाएगा। तो एक तो चार्ज निकालने का ये मेथड हो गया, चार्ज इनसाइड। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट कर लीजिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर चार्ज बाई वॉल्यूम, तो चार्ज हो गया क्यू कितने वॉल्यूम में, तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया 3q/4 पाई आर क्यूब। अब हम जान गए कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसमें कितना है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज बराबर रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इतना भर दिया गया, वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये निकल गया। तो फ्लक्स बाई लॉ होगा चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। तो दिस इज कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, दिस इज क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई 1 है तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये फ्लक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया लॉ से, तो मैंने इस सरफेस के ऊपर लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। लॉ से कितना फ्लक्स हो गया, तो क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और अब मैं निकाल रहा हूँ कि डेफिनेशन से कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, लॉ से तो फ्लक्स निकाल चुके, लॉ से कितना फ्लक्स मैंने निकाला है कि लॉ से फ्लक्स हो गया क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब हम इसी गॉसियन सरफेस के ऊपर डेफिनेशन से फ्लक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस बाय डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से अगर मैं फ्लक्स निकालूँ, फ्लक्स बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या था फ्लक्स का, डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो इसके ऊपर फ्लक्स अगर डेफिनेशन से निकलेगा तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डॉट टूटेगा कॉस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल ई माना है, कैपिटल ई माना है, तो इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई ही होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना यहाँ, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेंटर से बराबर के डिस्टेंस पर हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई होगा इनटू ये एरिया कितना हो जाएगा, तो रेडियस आर है, तो रेडियस आर है तो ये सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर रेडियस है तो आर रेडियस के स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया के बीच। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि चाहे चार्ज पॉइंट चार्ज हो, चाहे चार्ज स्फेरिकल चार्ज हो, चाहे चार्ज सिलिंड्रिकल चार्ज हो, इन सभी चार्जेस के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में, लाइन चार्ज के केस में, स्फेरिकल चार्ज के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो रेडियल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल होते हैं। तो ये चूंकि एक स्फेरिकल चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से निकलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसका रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे रेडियली आउटवर्ड, और स्फेरिकल सरफेस है। और इसके पीछे भी सारे क्वेश्चंस में मैंने देखा था कि स्फेरिकल सरफेस का डायरेक्शन भी कैसे होता है, उसका भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया भी रेडियली आउटवर्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। दिस इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये फ्लक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है बाय लॉ और ये फ्लक्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है बाय डेफिनेशन। अब इन दोनों फ्लक्स को मैं इक्वेट कर रहा हूँ तो फ्रॉम 1 and 2 कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा आर बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई
आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाई आर क्यूब। या इसको लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी लिख सकते हैं, तो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जेई और नीट के लिए। तो जेई और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर जेई या नीट एग्ज़ाम के लिए, कि किसी स्फेरिकल वॉल्यूम में अगर क्यू चार्ज हो, किसी स्फेरिकल वॉल्यूम में अगर कैपिटल क्यू चार्ज हो और सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड इनटू स्मॉल आर, या के क्यू आर बाई आर क्यूब। के तो हो गया 9 × 10⁹, क्यू जो हो गया वो पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो गया, कैपिटल आर जो हो गया वो पूरे वॉल्यूम का रेडियस हो गया, और स्मॉल आर पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा जाए, चार्ज जो है वो कहाँ है, ये एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, स्फेरिकल वॉल्यूम है, और स्फेरिकल वॉल्यूम में पूरा क्यू चार्ज है, रेडियस इसका कैपिटल आर है, सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। गॉस लॉ को हम यूज़ करना चाहते हैं, तो गॉस लॉ को यूज़ करने के लिए इसको सेंटर मान के, स्मॉल आर को रेडियस मान के, यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस खींचा गया, दिस इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स निकालेंगे लॉ से और डेफिनेशन से। तो फ्लक्स अगर लॉ से निकालेंगे तो हो जाएगा चार्ज इनसाइड द सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, तो सरफेस के अंदर चार्ज होगा इतना डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, निकाल लीजिएगा। डेफिनेशन से फ्लक्स निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। इस रिजल्ट को याद कीजिएगा। यहाँ पे एक रिजल्ट और आप याद कर लीजिए, प्रूफ करके आप दिखा सकते हैं, या डायरेक्ट याद कीजिए। मैंने अभी कैलकुलेट किया कि अगर किसी स्फेरिकल वॉल्यूम पे क्यू चार्ज हो, पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज हो, और इसका रेडियस हो कैपिटल आर, पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज हो और इसका रेडियस हो कैपिटल आर, तो इसके सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर अगर अंदर कोई पॉइंट लिया जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अंदर कोई पॉइंट लिया जाए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पूछा जाए, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पूछा जाए, ऐसे इसके ऊपर क्यू चार्ज हो गया, पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम के ऊपर क्यू चार्ज हो गया, सेम चार्ज कन्फिग्रेशन है, पूरे स्फेरिकल वॉल्यूम के ऊपर क्यू चार्ज है, रेडियस इसका कैपिटल आर है। सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर, तो आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताइए सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस कितना हो जाएगा, सरफेस यहाँ पे। तो यदि यहाँ पे पॉइंट लिया जाए तो यह जो पॉइंट होगा वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो ये वाला पॉइंट सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ जो पॉइंट होगा वो सेंटर से कैपिटल आर के डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर होगा, और ये वाला पॉइंट सेंटर से कैपिटल आर के डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी के क्यू बाई, ये डिस्टेंस होगा कैपिटल आर, तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है कि किसी हॉलो स्फीयर पे चार्ज हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, गॉस लॉ को यूज़ करके। आगे क्वेश्चन है कि यूजिंग गॉस लॉ
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, चार्ज ऑन ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर आउटसाइड इट, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर आउटसाइड इट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर आउटसाइड इट। देखिए अब तक हम लोग गॉस लॉ में क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं। गॉस लॉ मैंने पढ़ा कि गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है, और गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद गॉस लॉ को यूज़ करके मैंने किसी कंडक्टर के ऊपर, स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर अगर क्यू चार्ज था तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर कैलकुलेट किया के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पे कैलकुलेट किया के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, उसके अंदर कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया किसी स्फेरिकल वॉल्यूम के ऊपर चार्ज हो, पूरे वॉल्यूम में कैपिटल क्यू चार्ज हो, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर अगर स्मॉल आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए तो के क्यू बाय कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। उसके बाद अब कह रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर। अब जो चार्ज है वो हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर है, कंडक्टर गोल है लेकिन खोखला है। तो अब मान लेते हैं कि मेरा कंडक्टर जो है वो स्फेरिकल तो है लेकिन साथ में हॉलो है, खोखला है, ठीक है, स्फेरिकल है और हॉलो है। तो कंडक्टर इज स्फेरिकल एंड कंडक्टर इज हॉलो, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। तो सपोज करिए कि दिस इज ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, अंदर खाली है, कंडक्टर है, हॉलो है। अब इसके ऊपर चार्ज है, तो इसको अगर मैंने क्यू चार्ज दिया तो वो चार्ज कहाँ रहेगा। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर किसी भी शेप का हो, जब चार्ज देते हैं तो उसके आउटर सरफेस के ऊपर आके रिसाइड करता है। कोई भी एक्सेस चार्ज इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसके आउटर सरफेस के ऊपर आके रिसाइड करेगा। तो इसको मैंने क्यू चार्ज दिया तो वह क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस के ऊपर आके ऐसे रिसाइड कर गया। तो क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस के ऊपर आके यहाँ पे रिसाइड कर गया, ठीक है। दिस इज़ कैपिटल क्यू चार्ज विच इज़ रिसाइडिंग ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये कैपिटल क्यू चार्ज है जो इसके आउटर सरफेस के ऊपर आकर रिसाइड कर गया, ठीक है, रिसाइड कर गया। अब कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है आउटसाइड इट। तो सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर सपोज करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है P और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, अगर हमको गॉस लॉ यूज़ करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था वहाँ से एक क्लोज्ड सरफेस खींचते थे जिसको गॉसियन सरफेस बोलते थे। तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से एक बंद सरफेस खींचना चाहिए जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो बंद सरफेस कैसे खींचा जाएगा, तो O को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के एक स्फेरिकल सरफेस खींचा जाएगा। दिस स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हो गया, ये गॉसियन सरफेस मेरा हो गया। अब क्या किया जाएगा, जब मैंने गॉसियन सरफेस खींच लिया तो अब इस गॉसियन सरफेस के ऊपर दो तरीके से फ्लक्स निकालेंगे, एक बार लॉ से और एक बार डेफिनीशन से। तो लॉ से कितना फ्लक्स हो जाएगा, लॉ से फ्लक्स होगा चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बोलिए इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो इस सरफेस के अंदर कैपिटल क्यू चार्ज है, तो चार्ज इनसाइड द सरफेस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लॉ से। उसके बाद अगर मैं फ्लक्स निकालूं डेफिनीशन से, फ्लक्स बाय डेफिनीशन, इसी सरफेस के ऊपर मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं डेफिनीशन से, तो डेफिनीशन से फ्लक्स कितना होगा, तो दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं यहाँ पे कैपिटल ई मानूँ तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई होगा इस गॉसियन सरफेस के, चूँकि हर एक पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई इंटू ये एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस स्मॉल आर, तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है,
तो थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया के बीच है। स्फेरिकल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियली आउटवर्ड, और एरिया का डायरेक्शन भी होगा वैसे ही रेडियली आउटवर्ड। तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, दिस विल बी cos 0, cos 0 का मान 1, दिस इज E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये लॉ से फ्लक्स निकला, डेफिनेशन से फ्लक्स निकला, दोनों को इक्वेट कीजिए, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्साइलन नॉट, ई कितना होगा जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो किसी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर क्यू चार्ज हो तो उसके सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहीं से एक स्पेशल केस कर सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि इसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पर, ये तो मैंने निकाला कि सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बट अगर मैं पूछूं कि नहीं बताइए इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस, तो सरफेस पे यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, के तो वही रह जाएगा, आउटसाइड का जो फॉर्मूला है वही फार्मूला सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा, जो फार्मूला आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही फार्मूला सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो के होगा, क्यू होगा बाई स्मॉल आर के जगह पे कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर था, यहाँ पे पॉइंट लें तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा रेडियस के बराबर कैपिटल आर, रेडियस के बराबर कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये दो रिजल्ट हुआ। अब इसमें एक तीसरा इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हम पूछें कि बताइए इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब चार्ज अगर किसी हॉलो स्फीयर के ऊपर रिसाइड कर रहा है, तो एक तो हुआ कि बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा कि इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और तीसरा कि इसके भीतर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो बनाएगा बाहर कितना बनाएगा, सरफेस पे कितना बनाएगा, अपने अंदर कितना बनाएगा, तो जो बाहर का फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला सरफेस के लिए अप्लाई होगा। अब अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो अब यहीं पे आप चेंज कर लीजिए, यूजिंग गॉस लॉ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ए हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, और आउटसाइड के जगह पे यहाँ कर देते हैं इनसाइड इट। अब यहाँ कर देते हैं इनसाइड इट, ठीक है। फिर गॉस लॉ को यूज़ करना है, और गॉस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है, तो उसके अंदर बताना है, ठीक है। गॉस लॉ को यूज़ करके बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर बनेगा, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बना दिया, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर मैंने क्यू चार्ज दिखा दिया, तो चार्ज इसके ऊपर क्यू है, इसके ऊपर जो चार्ज है द चार्ज इज कैपिटल क्यू, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सेंटर से स्मॉल आर पर, इसके अंदर बताना है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है अंदर, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे, सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो क्या करेंगे, तो ओ को सेंटर मान के, आर को रेडियस मान के, यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस खींचा जाएगा, दिस स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था तो ओ को सेंटर मान के, स्मॉल आर को रेडियस मान के, वहाँ से मैंने एक स्फेरिकल सरफेस खींचा, दैट स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। अब क्या करना होगा कि ये जो गॉसियन सरफेस खींचा गया इसके ऊपर मुझे फ्लक्स निकालना होगा, दो तरीके से, एक बार लॉ से निकालना होगा और एक बार डेफिनेशन से निकालना होगा। तो फ्लक्स यदि मैं बाय लॉ निकालूं तो कितना हो जाएगा, चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए कि ये जो गॉसियन सरफेस मैंने खींचा है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वह इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, ठीक है। जो भी चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर है, इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्जेस इनसाइड इट, ऑल द चार्जेस आर प्रेजेंट आउटसाइड इट। जो भी चार्जेस हैं वो इसके बाहर प्रेजेंट हैं, इसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो फ्लक्स बाय लॉ कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा चार्ज इनसाइड द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है,
यानी कि चार्ज इनसाइड है 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 0, ये फ्लक्स हुआ बाई लॉ। अब यदि बाई लॉ मुझे फ्लक्स पता चल गया तो अब मुझे पता करना होगा कि बाई डेफिनेशन कितना फ्लक्स है इसी सरफेस के ऊपर, बाई डेफिनेशन कितना फ्लक्स है। तो फ्लक्स बाई डेफिनेशन वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कॉस थीटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि मैं यहाँ पे कैपिटल ई मानूँ तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई तो हर एक पॉइंट पर ई होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया कितना होगा, तो रेडियस आर है तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच एंगल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और एरिया के बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल चार्ज के लिए कैसा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल चार्ज के लिए होता है रेडियल, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम गेस कर रहे हैं कि रेडियली ऐसे आउटवर्ड होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऐसे होना चाहिए। और एरिया का जो डायरेक्शन होगा, चूँकि स्फेरिकल एरिया है तो ये भी रेडियली आउटवर्ड होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 हो गया 1, दिस इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फर्स्ट में मैंने फ्लक्स निकाला लॉ से, सेकंड में मैंने फ्लक्स निकाला डेफिनेशन से, तो दोनों से अगर हम कंपेयर करें तो ये लॉ से फ्लक्स, ये डेफिनेशन से फ्लक्स, तो हो गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बाई एनीथिंग 0, मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। किसी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर है, उसके भीतर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट आउटसाइड इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड इट। और ये रिज़ल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट ये कहता है कि अगर चार्ज क्लाउड के शेप में है, जैसे चार्ज अगर क्लाउड के शेप में है तो उसके अंदर जो कैविटी है, हालांकि ये रिज़ल्ट मैंने निकाला है किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, लेकिन ये किसी भी शेप के लिए सही है। किसी भी शेप का कोई चार्ज क्लाउड है, जैसे मान लीजिए कि ये चार्ज क्लाउड है, ऐसे चार्ज क्लाउड है, इसके ऊपर चार्ज है, अंदर कैविटी है, खाली जगह है, तो कोई भी चार्ज क्लाउड है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। किसी भी चार्ज क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी शेप में हो। तो अब अगर आप रिजल्ट्स को याद कीजिए तो रिज़ल्ट ये हुआ कि किसी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर क्यू चार्ज है तो सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और अचानक बिजली गिरती है, अचानक बिजली आपके कार के ऊपर गिरती है, तो आपको क्या करना चाहिए, कार से निकल के बाहर भागना चाहिए कि कार के अंदर ही रहना चाहिए। क्वेश्चन है कि आप कार से जा रहे हैं, यू आर राइडिंग, ठीक है, और अचानक क्या होता है, बिजली आपके कार के ऊपर गिरती है। तो कार के ऊपर अगर बिजली गिरती है तो आपको कार से निकल के बाहर भागना चाहिए कि कार के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। सोचिए कि क्या करना चाहिए, कार पे बिजली गिरे तो कार के अंदर ही बैठे रहना चाहिए कि कार से निकल के भागना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचेंगे निकल के भागना चाहिए, बट इट इज़ नॉट सेफ। निकल के भागना सेफ नहीं है। मान लीजिए कोई कार है और इस कार के ऊपर अगर बिजली गिर भी जाती है, कोई गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर, ठीक है, आप जा रहे हैं, बिजली गिर जाती है, तो बिजली गिरेगी तो चार्ज गिरेगा और चार्ज कंडक्टर में कहाँ रहता है, उसके सरफेस पे रिसाइड करता है, तो जो भी चार्ज गिरेगा वो सरफेस पे आ जाएगा। और मैंने पढ़ा कि किसी भी चार्ज क्लाउड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके कैविटी में 0 होता है। तो अगर बिजली कार के ऊपर गिर जाएगी तो ये कंडक्टिंग सरफेस है, तो चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड कर जाएगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इसलिए अंदर हम सेफ हैं, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो अगर बाहर हम निकल के भागते हैं तो वी आर नॉट सेफ, बिकॉज बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। सो वी आर सेफ इनसाइड द कार। हम लोग कार के अंदर ज़्यादा सेफ हैं, कार के बाहर हम लोग कम सेफ हैं, ठीक है। इसके बाद गॉस लॉ के 2 और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन होता है कि किसी
इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर अगर चार्ज हो, किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के ऊपर या इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर चार्ज हो तो उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूसरा किसी प्लेन शीट पे चार्ज हो तो उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, किसी प्लेन शीट पे चार्ज हो तो उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पे चार्ज हो तो उसका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इतने एप्लीकेशंस गॉस लॉ पे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं नीट में, जेई में, बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। पॉइंट चार्ज क्यू से आर के डिस्टेंस पर याद कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्यू से आर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। रिजल्ट को एकदम से याद होना चाहिए, क्यू से आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था कि ये कंडक्टर था, सॉलिड था, ये कंडक्टर था, सॉलिड था, सॉलिड कंडक्टर था, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया था तो वो चार्ज उसके सरफेस पे आके रह गया था, और मैंने गॉस लॉ से कैलकुलेट किया था तो गॉस लॉ से क्या निकला था कि इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, इसके सरफेस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था तो वो हो गया था के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गया था, और इससे मैंने रिज़ल्ट निकाला था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। थर्ड जो रिज़ल्ट था उसमें चार्ज स्फेरिकल शेप में ही था, लेकिन चार्ज ऐसे सरफेस पे नहीं था, चार्ज पूरे वॉल्यूम में रिसाइड कर रहा था। तो चार्ज अगर पूरे वॉल्यूम में रिसाइड करने लगे तो उस केस में क्यू से आर पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर अंदर आर के डिस्टेंस पे जाइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब और इंटू स्मॉल आर। और चौथा रिज़ल्ट किसी हॉलो स्फीयर के लिए है कि अगर ये हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर को आपने क्यू चार्ज दे दिया, तो हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर को अगर क्यू चार्ज दे दिया तो आर डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना हो गया, तो सरफेस पे हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो इतने रिजल्ट्स को याद कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पे चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से कैसे निकाल सकते हैं, और किसी प्लेन शीट पर चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं।